नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की नाराजगी की खबर आई थी। जोशी यह तक कहते सुने गए कि वह 6 मई को कांग्रेस में चले जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के फ़ोन के बाद दीपक जोशी तो शांत हो गए, लेकिन दीपक जोशी के क्षेत्र हाटपिपलिया में कांग्रेस की फूट सामने आ गई है। यहाँ कुछ दिन पहले कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने विधायक पद के दावेदार के नाम की घोषणा कर दी थी। इसके बाद दूसरे दावेदारों ने वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजवीर सिंह बघेल ने कहा कि वर्मा को नाम तय करने का अधिकार नहीं है, यह दायित्व कमलनाथ का है। इसके पहले गोविंदपुरा विधानसभा में भी टिकट के दावेदार के समर्थक कमलनाथ के सामने नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर कमलनाथ ने नाराजगी दिखाई थी। जैसे तैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। उधर कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि टिकट वितरण का आधार फीडबैक और सर्वे होगा। तो क्या सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता सर्वे और फीडबैक से ऊपर हैं? और वर्मा ने जिस तरह आला कमान से पूछे बिना नाम घोषित किया है, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कहा तो कांग्रेस भाजपा में बड़ी फूट की उम्मीदें लगाई बैठी थी, लेकिन खुद कांग्रेस भीतर से बिखरती दिखाई दे रही है। हाटपिपलिया की जिस हॉट सीट पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी बगावती तेवर दिखा रहे थे और कांग्रेस में जाने की बात कह चुके थे, वो तो अब शांत बैठ गए हैं। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने इस सीट पर कमलनाथ से बिना पूछे राजवीर सिंह बघेल का नाम घोषित कर दिया है। वर्मा की इस घोषणा के बाद कांग्रेस में दूसरे दावेदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विश्वजीत सिंह चौहान ने कहा है कि वर्मा को टिकट फाइनल करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा से माफी तक मांगने की बात कही है। वर्मा द्वारा एक बयान जारी किया गया था हाटपिपलिया विधानसभा को लेकर। उन्होंने हाटपिपलिया की टिकट सोनकच्छ के एक पुण्यतिथि के कार्यक्रम में ही फाइनल कर दी है कि इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच चुकी है और जो जितने भी मतदाता है, सभी मतदाताओं में एक भ्रामक प्रचार फैला है कि अगर पुण्यतिथि के कार्यक्रम में टिकटें बंट रही हैं तो फिर कांग्रेस का संगठन कहाँ है। कांग्रेस के भीतर चल रही इस घमासान पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा आलाकमान को ठेंगा दिखाकर प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस में जब तक जूतम पजार की स्थिति नहीं बनती, जब तक अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस दिखाई नहीं देती, जब तक उनके रथ के सभी घोड़े अलग अलग दिशाओं में नहीं चलते, तब तक ये जनता को भी यकीन नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी सुचारू रूप से चल रही है। उसी प्रकार की परिस्थिति जो है हाटपिपलिया की सीट पर भी बनी हुई है। एक ओर तो कमलनाथ जी विभिन्न प्रकार की घोषणाएं, चर्चाएं कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा बिना चर्चा किए कांग्रेस पार्टी के आला कमान को ठेंगा दिखाकर प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग हैं। वे यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सिरकुटव्वल की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी है। मुझे लगता है कि अब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के लिए आराम करने का, थकान दूर करने का समय आ चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा संगठित है। कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं। जीतू पटवारी जैसे अनेकों नेताओं की महत्वाकांक्षा भी अनेकों बार सामने आई है। कुछ दिन पहले सीएम के चेहरे को लेकर भी कांग्रेस में खींचातान चली थी। कांग्रेस में अभी टिकट वितरण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टिकट को लेकर अभी से टिकट चाहने वालों के तेवर देखने को मिले हैं। उधर दिग्गज नेता भी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की टिकट की पहले से घोषणा करने लगे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और देवदत्त दुबे जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का नादी टीवी में। और शर्मा जी, आप ही के पास कि सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा कि एक तरफ तो कमलनाथ कह रहे हैं कि भैया दरवाजे खुले रख के ताक रहे हैं कि दीपक जोशी कब दिखाई देंगे, तो दीपक जोशी तो अभी गायब हो चुके हैं, मोबाइल नॉट रिचेबल कर लिया, संगठन से बात करेंगे। लेकिन उनके खास समर्थक उन्होंने टिकट भी बांट दिया कि जयवीर सिंह बघेल तुम चुनाव लड़ोगे।
और उन्हीं की पार्टी का दूसरा दावेदार कह रहा है, जो प्रदेश सचिव भी है, वो पूछ रहा है संगठन कहाँ है। और अगर प्रदेश कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी पूछ रहा है कि प्रदेश में संगठन कहाँ है, तो वाकई चिंता की बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के बारे में चिंता व्यक्त करने की हमें जरूरत नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो सारी रणनीति थी, दीपक जोशी जी को कांग्रेस ज्वाइन कराने की थी। दीपक जोशी जी वहां से हाटपिपलिया से टिकट चाहते थे। भाजपा के पास पहले से एक विधायक है, इससे पहले दीपक जोशी जी वहां से विधायक थे, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा थी कि दीपक जोशी जी को वहां से फिर से लड़ाया जाए या वर्तमान सिटिंग विधायक जो है, जो सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए, उनको लड़ाया जाए। ये एक राजनीतिक मनोज चौधरी जी। तो मनोज चौधरी जी और दीपक जोशी जी के बीच का ये राजनीतिक मामला है। भाजपा किसको टिकट देगी, ये जो है इन दोनों के बीच की जो बातें जाएंगी उस पर तय होगा। लेकिन टिकट पाने के लिए और कसरत करना स्वाभाविक है, कोई भी करता है, इसलिए एक बात है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बारीक पॉलिटिक्स है वो ये है कि इधर कमलनाथ जी इस प्रयास में लगे हुए हैं, कमलनाथ जी के जो सूत्र हैं और जो बार बार जो उनके मध्य प्रदेश में सरकार बन गई इसका प्रोजेक्शन दे रहे हैं, उन सूत्रों ने तो तारीख घोषित कर दी थी। 6 तारीख को कमलनाथ जी, दीपक जोशी जी जो है कमलनाथ जी से मिलने आएंगे, कैलाश जोशी जी का चित्र भी होगा उनके साथ, और न जाने क्या क्या सब बातें कर दी। इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सज्जन सिंह वर्मा ने वहां कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। यदि कांग्रेस में दीपक जोशी जाते हैं, हाटपिपलिया से चुनाव लड़ते हैं, तो वो जो कांग्रेस की सरपुटब्बल का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने जो उस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। और उस आसपास से लड़ते भी रहे वो सोनकच्छ से, सावेर जो सोनकच्छ से। मैं वही कह रहा हूं मनोज जी कि ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का हाईकमांड टिकट बांटे। हमें जो है सामान्यतया ये अधिकार होता है कि हम अपनी तरफ से ये कह दें कि तेरा टिकट पक्का भाई, तू लड़, चुनाव लड़ेंगे हम हाईकमान से। ये स्वाभाविक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इस स्वाभाविक पॉलिटिक्स में जो सबसे गंभीर बात वो ये है कि दीपक जोशी जी के कांग्रेस में शामिल होने में रोड़े कैसे अटकाए जा सकते हैं, वो रोड़े सज्जन सिंह वर्मा ने अटकाए हैं। इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। और ये रोड़े अटकाने के बाद दीपक जोशी जी को लगा कि हमारे घर का तो पुराना स्थान है, वो तो छूट ही रहा है हमारे पांव, क्योंकि जब तक दूसरा पांव नहीं जमता, अगला पांव नहीं जम जाता, पीछा नहीं छोड़ा जाता, ये बुद्धिजीवी कहते हैं। दीपक जोशी जी ने तो दोनों ही पांव हटा लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में एक भगोड़े व्यक्ति के रूप में सिद्ध हो गए कि वो तो भैया 2 बार आ गया, जब भी मौका आता छोड़ करके कांग्रेस में जाने की बात करते हैं। कांग्रेस वाले, भोपाल का कार्यालय खुला हुआ है लेकिन देवास और आसपास के कार्यालय उनके लिए बंद हो गए। ये जो संदेश है, ये दीपक जोशी जी के जो राजनीतिक छवि थी, एक ईमानदार पिता के पुत्र थे। मुझे एक प्रसंग, 2 सेकंड 5 सेकंड का विषय है। मैं आज जब स्वाभाविक रूप से जो हम सब लोग समय मिलता है तो वीडियो देख लेते हैं, तो आज वो जो सीता स्वयंवर का प्रसंग आ रहा था, और उस सीता स्वयंवर के प्रसंग में जो उनके जनक महाराज हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि मैंने तो ये सोच करके कि देश विदेश में इतने सशक्त शक्तिशाली राजा हैं जो इस धनुष को तोड़ देंगे, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। यदि मैं प्रतिज्ञा का पालन करता हूं तो मैं बेटी को आजीवन कुंवारी देखूंगा, और यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो कुल को कलंकित करने वाला कहलाऊंगा। दीपक जोशी जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में गए नहीं हैं, लेकिन कैलाश जोशी जी का इतना बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी में। यदि केवल टिकट के लिए यदि कैलाश जोशी जी का बेटा कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी में जाता है तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मैं साथ के साथ कह दूं, आज मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मेरी कैलाश जोशी जी से 1 घंटे बातचीत हुई थी, जब वो सामान्यतः भाजपा कार्यालय में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे से बात की थी, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे जब पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाने की बजाय किसी पढ़े लिखे को बनाइए तो वो हो जाएगा। तो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उनसे कहा हमें संगठन की रणनीति के हिसाब से काम करना है, इसलिए कैलाश जोशी जी को उन्होंने बनाया था। तो वो कैलाश जोशी जो त्याग, तपस्या, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे,
जो टिकट के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, उनका बेटा यदि टिकट के लिए संघर्ष करता हुआ दल बदल कर रहा है तो ये क्या होने वाला है, इसके बारे में कल्पना करिए। हालांकि वो छात्र राजनीति में ऐसा कर्तव्य एक बार और दिखा चुके हैं, लेकिन दुबे जी सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सज्जन सिंह वर्मा की कांग्रेस रणनीति बना रही कि एक आदमी को जोड़ लिया जाए ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है उसको हासिल कर सके, चुनाव में जो जीत का वो सपना देख रहे हैं। एक एक आदमी पर उनकी नज़र है। दिग्विजय सिंह को अलग जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके पहले भी सज्जन सिंह वर्मा एक बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो बीजेपी में गए थे वापस लौटेंगे तो उनके दरवाजे बंद हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और अब जो बीजेपी से आना चाह रहे हैं उनके दरवाजे भी वो बंद कर दे रहे हैं। तो आखिर उनका दुश्मनी किससे निभा रहे हैं? वो अपने क्षेत्र के जो दावेदार हैं उनसे, या कमलनाथ के साथ निभा रहे हैं, या किसी के कहने पर वो ये रणनीति पे काम कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में जो सबसे पहले अपना घर, अपना क्षेत्र सुरक्षित और वर्चस्व बनाने की रणनीति होती है। फिर नेता और फिर वो आता है कि दल और उसकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि सोनकच्छ, हाट पिपलिया, खाते गांव, ये सब इलाका एक दूसरे की बॉर्डर लगी हुई है। तो एक दीपक जोशी यदि कांग्रेस में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा नेता पैदा उस क्षेत्र में हो जाएगा जहां अभी सज्जन सिंह वर्मा का रुतबा है। तो स्वाभाविक वो अपना रास्ता देख रहे होंगे कि ये ना आ पाए। लेकिन इस समय जो रणनीति चल रही है दोनों दलों की, वो एक एक सीट को टारगेट करते हुए चल रही है। बड़ा गजब की रणनीति दोनों दलों की चल रही है कि एक सीट कैसे आ सकती है। यदि दीपक जोशी को लाया जाए तो क्या एक सीट जीत जाएंगे, या कहीं और भी हर जगह ऐसे ही चल रहा है मामला कि हम एक सीट कैसे जीत सकते हैं। एक एक सीट, एक एक बूथ की जो रणनीति चल रही है उसी के तहत ये दोनों दल प्रयास कर रहे हैं। अभी तो आने दीजिए समय, अभी तो 6 महीने हैं, 2-4 महीने और देखिए, फिर इसके बाद आया राम गया राम की बड़ी विचित्र स्थिति बनना है। पिछली बार हम और आपने कल्पना नहीं की थी कि भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया, जो हमेशा भगवा में रंगे रहे, इतनी बार विधायक रहे, केंद्र में, प्रदेश में मंत्री रहे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। अब दल बदल देश में मुद्दा नहीं रहा, बेधड़क दल बदल, जहां दम वहां हम, अब वो नहीं रहा। और तर्क सबके अपने अपने, कोई अनुशासन से बंधा रहता था, लेकिन अब वो सब जगह पूरे देश में ही चल रहा है कि दल बदल कोई मुद्दा बचा नहीं। तो अब वो ये तर्क देते हैं कि हम, जो लोग हमारे पिताजी के साथ थे या जो हमारे साथ हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। दीपक जोशी की जो बात है, उनको सहारे की जरूरत पड़ रही है उन लोगों के ध्यान रखने के लिए। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। एक हम लोग सोचेंगे कि बताओ, इतने तपस्वी पिता का, जिसने पूरा जीवन बलिदान किया पार्टी के लिए, उनका बेटा ऐसा जा रहा है। लेकिन बेटे के अलग तर्क है कि जो पिताजी के साथ और हमारे साथ रहे, उनकी रक्षा करना भी तो हमारा वो है, क्योंकि वो कैलाश जोशी लगातार चुनाव जीत रहे थे। एक चुनाव हारे थे हालांकि वो बागली से, एक चुनाव केवल हारे हैं, वो भी रणनीतिक कौशल था भाजपा के अंदर का। लेकिन खैर बहुत बड़ी कहानी है। तो शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे उनको नेता प्रतिपक्ष से हटवाने, मुख्यमंत्री पद से हटवाने में भी कैसी रणनीति हुई और उनको हरवाने में भी कैसी हुई। तो ये राजनीति के दाव पेच है। लेकिन ये समझ जाना चाहिए किसी भी नेता को कि इस बार की राह आसान किसी के लिए भी नहीं है, ना तो टिकट पाने की और ना जीतने की। क्योंकि दोनों दल जो करो या मरो की तर्ज पर तैयारियां कर रहे हैं, एक एक बूथ, एक एक सीट पर रणनीति बनाई जा रही है। अभी तक ये होता था कि व्यापक माहौल बनाया जाता था, तो अब वो तो बनाई जा रहा है। एक के बाद एक लुभावनी घोषणाएं दोनों तरफ से हो रही हैं। एक शुरू कर रहे हैं अभी सरकार में, दूसरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो आप देखेंगे कि बड़ा कसमाकस का चुनाव रहेगा और उसमें इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए अपार संभावनाएं रहेंगी। इधर टिकट नहीं मिला तो उधर, और बाकी और दल भी, तीसरे मोर्चे के दल भी अब अपनी भूमिका बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो बड़ा घमासान होगा और उसमें ये कोई नहीं देखेगा सिद्धांतों की बात, आदर्शों की बात, या किसने क्या किया, कुछ नहीं। आप तो केवल हम कैसे जीत के आ रहे हैं, हम कैसे विधायक बन रहे हैं। और मुंडियां गिनी जाती हैं विधायकों के सिर कि कितने विधायक किसके पास हैं। तो पार्टियों को भी एक एक विधायक की जरूरत है। तो अब तो पूरा परिदृश्य, सिनेरियो बदल गया है। पहले लोग वर्षों तक, आप देखेंगे शर्मा जी बहुत अनुभवी, 4 दशक तक अब की बारी अटल बिहारी, लेकिन रार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, वो लगे रहे, वो भी लगे रहे, उनके समर्थक भी लगे रहे। अब तो किसी को धैर्य नहीं है, अब तो सब तात्कालिक चाहते हैं। और पहले ये भी था कि एक मानवीय स्वभाव था, एक थोड़ी मानवता थी कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको पहले तवज्जो दो। बहुत सारी चीजें, जो परिवर्तन ऊपर से नीचे आया,
तो अब नीचे से उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। यदि आपने सिद्धांतों को लेकिन आपने सवाल माना- यही ना शर्मा जी कि अगर दीपक जोशी पिता की दुहाई दे रहे हैं तो ऐसे तमाम सारे नेता पुत्र हैं या तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्रों के लिए से दुहाई दे रहे हैं पिछले 2-2, 3-3 चुनाव से कि भैया बेटे को टिकट दे दो, बेटी को टिकट दे दो। वो खुद भी डटे रहना चाहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा संकट तो यही है ना कि वो कार्यकर्ता क्या करे कि अगर ठीक है कि नेता के पास तो ऑप्शन हैगा कि वो ये कह देगा भैया पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो दूसरे दल का दामन थाम ले। लेकिन जो कार्यकर्ता है उसके लिए 1 दशक 2 दशक तक काम करता रहे, वो कार्यकर्ता कहाँ जाए, क्योंकि वो तो पार्टी में भी संदिग्ध हो गया है, दूसरा नेता उसको अपने साथ ले नहीं गया है। देखिए मनोज जी, दो बातें बहुत साफ साफ हैं। पहली बात यह है कि कैलाश जोशी जी ने ऐसा कोई गिरोह नहीं बनाया था जिसके तहत ये कोई आज ये कह दे कि हमारे उनके लोगों का क्या होगा। वो हमेशा पार्टी के साथ लोगों को जोड़ते थे, एक बात। दूसरी बात ये कि यदि वो गिरोह बनाते तो एक ही बार में जो है वो भोपाल लोकसभा सीट के लिए और अपने आलोक संजर जी का नाम फाइनल कर देते। वो तो उमा भारती जी का फाइनल नाम नहीं होता और वो उमा जी नॉमिनेशन भरने के नाम पर भोपाल रवाना नहीं होती हाईकमान से चर्चा न करने के बाद, तो रातों रात आलोक संजर को टिकट दे करके जो है जो चुनाव लड़वाया गया है, ये सबकी समझ में आता है। आखिरी दिन तक कैलाश जोशी जी ने मना किया था कि नहीं, आलोक संजर मेरे साथ बैठता है, इसलिए जो है आप उनको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि मैं गलत दिशा में संदेश नहीं देना चाहता। यदि आज उनके पुत्र ये कहते हैं कि कैलाश जोशी जी के साथ जो है समूह था, वो कहाँ था? कोई कैलाश जोशी जी ने कभी समूह नहीं बनाया। वो सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी में यही अंतर था। अन्यथा जो है शिवराज सिंह सुंदरलाल पटवा जी के साथ जितनी भी टीम है, जिन जिन नेताओं के नाम ले रहे हो, आज तक आप गिना दीजिए। हमारे पंडित जी जो है काफी पुराने हैं, ये बताएं कि कैलाश जोशी जी के साथ क्या टीम थी, कौन लोग थे, नाम बताइए 4 विधायकों के आप। कोई नहीं था। कैलाश जोशी जी ऐसी राजनीति, ये तो दीपक जोशी कह रहे हैं। हाँ, तो ये दीपक जोशी जो है ये असत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ना जी। ये बहुत स्पष्ट बात है। और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, दीपक जोशी जी के जो बेटे हैं वो खुद चिंतित हैं कि मेरा भविष्य जो है ये राजनीति में आकर के ये इन्होंने समाप्त कर दिया। उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आई है। तो आज आप जो है पिता के लिए भी और पुत्र के लिए भी, आपका छोटा सा राजनीतिक स्वार्थ जो है वो पिता और पुत्र, यानी आप कैलाश जोशी जी के लिए भी कर रहे हो और जयवर्धन जोशी के लिए भी कर रहे हो। ये बहुत समझने की राजनीति की बात है। तो कई जगह हमको पीछे होना है और पीछे होकर के अपने वंश को आगे सम्मान के साथ ले जाना है, इसकी चिंता करना पड़ती है। मैं ये नहीं कहूंगा कैलाश दीपक जी को जहां जाना है वहां जाएंगे, वो मैं उनका एडवाइजर तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपको ये विचार करना ही पड़ेगा। आप बताइए जो लोग क्या है, आप जो नहीं सब समझ में आती है मनोज जी। आप एक चीज को देखिए कि जो बड़े नाम पारिवारिक राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों ने दल बदल किया है, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए। सिंधिया जी जो है जो भाजपा में आए हैं, तो सिंधिया जी का 95% परिवार पहले से भाजपा में है। उनके पिताजी जनसंघ में रहे, उनके दादी माँ रही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में, दोनों बुआ। इसलिए वो यहाँ जम जाएंगे। लेकिन जो पारंपरिक रूप से दलीय नेता हुए हैं, जिनके साथ दल का अटैचमेंट है, वो दल बदल करेंगे आप देख लीजिए। ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गए हैं कर्नाटक वाले, आप बताइए जिस आदमी ने जिंदगी भर बजरंग दल का पक्ष लिया होगा और वो आज जो है अपने मैनिफेस्टो हाथ में लेके घूमेगा कि हम बजरंग दल में प्रतिबंध लगाएंगे, उसकी आत्मा तो खत्म हो गई होगी। आप उसकी कल्पना करिए कि क्या राजनीति बच गई। आप केवल सत्ता के व्यापारी हो गए हैं। आप राजनीति को व्यापार व्यवसाय की तरह जो है प्रोफेशन की तरह ले लिया है आपने, सेवा से अलग हट करके। ये जनता की समझ में आता है। यदि आप केवल विधायकी के लिए मरे जा रहे हैं तो आपको तो ये समझना ही पड़ेगा। मैं इसमें बिल्कुल नहीं, मैंने मेरे कॉलम में लिखा था कि यदि सत्ता प्राप्ति के लिए दल बदल का सहारा लिया जा सकता है तो विधायकी प्राप्ति के लिए दल बदल का सहारा क्यों नहीं लिया जाएगा। ये मैंने मेरे कॉलम में लिखा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये सब चीजें लिखने की हैं, सब चीजें नैतिकता की समझने की हैं। लेकिन एक जो परिवार का नाम है, एक पिता ने जो कीर्ति स्थापित की है, उस कीर्ति की चिंता तो वंश को करना ही पड़ती है। दीपक जी न करें उनकी मर्जी है, करें उनकी मर्जी है। वो भाजपा में रहें उनकी मर्जी है, कांग्रेस में जाएं उनकी मर्जी है। लेकिन जो दीपक जोशी को पसंद करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे व्यक्ति जो जोशी परिवार को पसंद करता है, मेरा हमेशा ये मानना रहेगा कि जोशी जी विधायक तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो कुल की जो प्रतिष्ठा है, उस कुल की प्रतिष्ठा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
मैं वकील बन के नहीं बोल बिल्कुल, रहा हूँ। तो ध्यान तो रखना चाहिए दुबे जी, लेकिन जी, ये जो है एक बड़ा राजनीतिक मामला बनने वाला है जी। तो सवाल यही है कि सज्जन सिंह वर्मा क्यों ये सब कर रहे हैं, किसको निशाने बना रहे हैं कि दीपक जोशी आएंगे नहीं आएंगे। एक सीट की हम अगर बात छोड़ भी दें तो आप लगातार ऐसे बयान अगर दे रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि कमलनाथ पहली बार बिना चुनाव के एक विधानसभा क्षेत्र में सभाएं ले रहे हैं, भोपाल के गोविंदपुरा में सभा ली, आज वो दमोह थे, एक गांव शहर कस्बे घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी लगभग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं और सज्जन सिंह वर्मा बड़े आराम से बैठे हैं और एक बयान देते हैं, पार्टी को संकट में डाल के चले जाते हैं और पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आती कि आखिर वो सज्जन सिंह वर्मा ने ऐसा क्यों कहा। ना उसका कोई खंडन आता है, ना उसका कोई समर्थन आता है। देखो, प्रत्येक दल में 2-4 नेता ऐसे होते ही हैं जो अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनके लिए उनको कोई बोल दिया फुर्सत हो गया, उनको कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था, वो अपना क्षेत्र देख रहे हैं कि यदि इनके आने से हमारा उस इलाके में वर्चस्व खत्म होता है तो पहले नेता अपने ही देखता है। तो ये पार्टी नेताओं को भी समझ पहले में ये आ भी रही तो है। देखा जाए कि जिसको ला रहे हैं उसका अपने इलाके में कितना वर्चस्व है, क्योंकि पिछला चुनाव वो हारे हैं। वो सर्वे में साफ तौर पे कहा गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी वो बगल की खातेगांव सीट के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि वहाँ से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन मिला नहीं था। देखो, हर चुनाव की फिजा अलग होती है, रणनीति अलग होती है और हर बार मुद्दे भी बदल जाते हैं। इसलिए तो कई बार लगातार जीतने वाला भी हार जाए और हारने वाला भी जीत जाता है। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, चुनाव के समय कब कैसी बनती है। लेकिन जिस तरह की अब परिस्थिति बन गई है, ये क्या है, जो पीढ़ी पर परिवर्तन का दौर जो पार्टी में चल रहा है, ये एक तरह की प्रसव पीड़ा जैसी है। तो ये इस तरह की घटनाएं होंगी ही, इस तरह के आपको ये सब देखना ही पड़ेंगे दलों को, क्योंकि आप एक पीढ़ी को लेकिन 20 साल की सरकार हो रही है, 60 साल के दीपक जोशी हो रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, छात्र संघ के चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और जो शर्मा जी ने भी कहा कि अगर वो बेटे के भविष्य भी नहीं चिंता कर रहे हैं, जो पिता ने एक उनके लिए कीर्तिमान छोड़ कर गए उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि पिताजी ने घी खाया तो बेटा पहलवान बन जाए, ये कैसे होगा? ये तो अवसर और किस्मत की भी बात होती है। राजनीति में बहुत कुछ आप देखते हैं, किस्मत की भी चीजें होती हैं। तो कब कैसा किसका सितारा चमक जाए। आप असम के मुख्यमंत्री को देख लो, वो कांग्रेस से आके आज भाजपा के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से हैं। उनको मोदी और शाह सब लाइक करते हैं। लेकिन उन्होंने जो पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए किया, उन्होंने अपनी पहचान भी बताई ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो ये तो आदमी उस प्लेटफॉर्म पे मिले तो अवसर दिखाए वो। ये तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अवसर, परिस्थिति और किस्मत, ये बहुत सारी चीजें राजनीति में मायने रखती हैं। तो कब किसकी और एक चीज अब और जोड़ देना चाहिए, जो आज का माहौल है कि अवसरवादिता भी बहुत मायने रखती है। बहुत अवसरवाद का मैंने पहले कहा। बिल्कुल, लेकिन अब समय की कमी है दुबे जी, बहुत क्षमा के साथ आपका और शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मुद्दा दीपक जोशी नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नेता है, कि एक बड़ा नेता है जो एक सीट के लिए जद्दोजहद करता है, तमाम बड़े नेता एक रूटों को मना रहे हैं, एक सीट पर जा रहे हैं, और एक ऐसा नेता है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो एक ऐसा बयान दे देता है जिससे पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो इन सवालों पर भी जवाब देना चाहिए, इन बयानों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकता है कांग्रेस का अपना कल्चर हो, लेकिन जो बदलती राजनीति का मौजूदा दौर है उसमें इस प्रकार के बयान किसी भी पार्टी के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।